नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अपने आसपास मौजूद उन आम से दिखने वाले पौधों के अंदर झांकने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे इन पौधों के भीतर जीवित रहने और अपनी संख्या बढ़ाने की एक बेहद ही एडवांस मशीनरी छिपी होती है। ये पूरी की पूरी व्यवस्था इतनी सटीक है कि इंसान की बनाई कोई भी आधुनिक मशीन इसके सामने फीकी पड़ जाए। तो चलिए प्रकृति के शानदार डिजाइन को करीब से समझते हैं। अब देखिए, हमें लगता है कि हम पौधों के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या मिट्टी के नीचे उगने वाला आलू वाकई एक जड़ है? या फिर एक पौधा अचानक से फूल खिलाने का फैसला क्यों करता है? आज हम ऐसे ही कुछ भ्रमों को तोड़ेंगे और देखेंगे कि चीजें वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी वो बाहर से दिखाई देती हैं। तो आज के हमारे एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह है। पहले हम जड़ों और तनों के छिपे हुए चमत्कारों पर बात करेंगे, फिर फूलों के आर्किटेक्चर को समझेंगे, उसके बाद जानेंगे परागण यानी पॉलिनेशन का खेल, और आखिर में बात करेंगे इनके एवोल्यूशन और हम पर इनके असर की। चलिए अपने पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। छिपे हुए चमत्कार, जड़ें और तने। आपको पता है, प्रकृति की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग अक्सर जमीन के नीचे छिपी होती है। जड़ें सिर्फ पानी सोखने का काम नहीं करती, वो माहौल के हिसाब से खुद को पूरी तरह बदल भी सकती हैं। बरगद के पेड़ को ही देख लीजिए, उसकी शाखाओं से लटकने वाली जड़ें असल में एक मैकेनिकल मचान या पिलर का काम करती हैं, जिन्हें प्रॉपलूट कहते हैं। वहीं शलजम खुद को एक फूड स्टोरेज यूनिट में बदल लेता है ताकि बुरे वक्त में पौधे को खाना मिल सके। और मैंग्रोव के पेड़, क्योंकि वो दलदल में उगते हैं, उनकी जड़ें ऑक्सीजन स्नॉकल की तरह कीचड़ से बाहर आ जाती हैं ताकि पौधा आसानी से सांस ले सके। है ना कमाल? और एक बात जो शायद आपको पूरी तरह हैरान कर दे, अदरक और आलू जिन्हें हम रोज खाते हैं और जड़ समझते हैं, वो असल में जड़ें हैं ही नहीं। जी हाँ, वो बेहद खास तरीके से मॉडिफाई किए गए अंडरग्राउंड तने हैं जिनका काम खाना स्टोर करना है। इसका सबूत क्या है? इन पर मौजूद नोड्स और इंटरनोड्स। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इसी तने का ऊपरी हिस्सा आगे चलकर एक खूबसूरत फूल को जन्म देने की ताकत रखता है। अब अंडरग्राउंड दुनिया से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे हिस्से की, फूलों की वास्तुकला यानी उनका आर्किटेक्चर। बॉटनी में एक भारी भरकम सा शब्द इस्तेमाल होता है, एस्टिवेशन या पुष्पदल विन्यास। लेकिन घबराइए मत, इसे समझना बहुत आसान है। दरअसल ये किसी कली के अंदर पंखुड़ियों की सटीक व्यवस्था होती है। इसे आप प्रकृति की ओरिगेमी समझ सकते हैं। फूल खिलने से पहले बाहरी खतरों से बचने के लिए खुद को एक खास और फिक्स तरीके से फोल्ड करके रखता है। अब जरा इन डिजाइनों की ज्यामिति यानी ज्योमेट्री देखिए। कैलोट्रोपिस जैसे पौधों में पंखुड़ियां बस एक दूसरे के किनारों को छूती हैं, लेकिन गुड़हल या भिंडी में एक किनारा दूसरे को बहुत ही सलीके से ढकता है। कैशिया और गुलमोहर में ये ओवरलैपिंग थोड़ी इररेगुलर होती है, जिसे कोरछादी कहते हैं। और मटर का फूल तो किसी मास्टरपीस जैसा है, जहां एक बड़ा हिस्सा छोटे हिस्सों को पूरी तरह कवर कर लेता है। प्रकृति की इंजीनियरिंग सच में बहुत सटीक है। इस आर्किटेक्चर में एक और शानदार चीज है जिसे प्लेसेंटेशन या बीजांड न्यास कहते हैं। आसान भाषा में यह पौधे के अंडाशय यानी ओवरी के अंदर बीजों का प्लेसमेंट है। यह कोई रैंडम व्यवस्था नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने का एक बेहद सटीक और जरूरी ब्लूप्रिंट है। अलग अलग पौधे अपनी अगली पीढ़ी को कैसे सुरक्षित रखते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प है। मटर की फली को ही लीजिए, उसमें बीज दो साफ कतारों में होते हैं, लेकिन सरसों में ये अंदरूनी दीवार पर लगे होते हैं। वहीं गेंदे के फूल में बीज बिल्कुल बेस पर यानी आधार पर होते हैं, और प्रिमरोज में मुक्त केंद्रीय व्यवस्था होती है। हर एक तरीका बीजों को सही पोषण और सुरक्षा देने के लिए एकदम परफेक्ट काम करता है। चलिए अब एक और भ्रम दूर करते हैं। अक्सर हम दूर से जिसे एक अकेला फूल समझते हैं, वो असल में एक इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम होता है। मतलब एक ही मुख्य तने पर बहुत सारे छोटे छोटे फूलों का एक पूरा का पूरा गुच्छा। ये एक बेहद जटिल और शानदार स्ट्रक्चर होता है। और इन फूलों के गुच्छों का आर्किटेक्चर भी बहुत अलग अलग तरह का होता है। गुलमोहर का लंबा स्ट्रक्चर केले के उस गूदेदार और मोटे स्पैडिक्स से बिल्कुल अलग है। चौलाई में फूल बिना किसी डंठल के सीधे जुड़े होते हैं, जबकि गेहूं में ये स्पाइकिका या छोटी बालियों की तरह होते हैं। शहतूत में तो एक पतला सा लटकता हुआ स्वरूप होता है। प्रकृति कभी एक ही डिजाइन को बार बार कॉपी नहीं करती, उसके पास डिजाइनों का पूरा कैटलॉग है। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, परागण यानी पॉलिनेशन का खेल। पौधों को अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी होती है, और इसके लिए वो गजब की ट्रिक्स अपनाते हैं। जो फूल कीड़ों के जरिए पॉलिनेट होते हैं, वो किसी नियॉन लैंडिंग पैड की तरह काम करते हैं।
वो चमकीले रंगों, मीठे नेक्टर और तेज खुशबू से कीड़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन जो फूल हवा के जरिए पॉलिनेट होते हैं, वो दिखावे पर अपनी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। उनका डिज़ाइन पूरी तरह से एरोडायनामिक होता है और वो लाखों की संख्या में ऐसे हल्के पराग बनाते हैं जिन्हें हवा बड़ी आसानी से उड़ाकर ले जा सके। और अगर आपको लगता है कि बस इतना ही है, तो जरा ये सुनिए। कुछ ऑर्किड पौधे तो हद ही पार कर देते हैं। वो बिल्कुल मादा मधुमक्खी की तरह दिखते हैं। उनका रंग, आकार और यहाँ तक कि उनकी गंध भी एकदम वैसी ही होती है। इससे नर मधुमक्खियां धोखा खा जाती हैं और उनके पास चली आती हैं, और इसी धोखे के चक्कर में पौधे का काम यानी पॉलिनेशन हो जाता है। प्रकृति का ये इल्यूजन सच में माइंड ब्लोइंग है ना? अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, इन सब का इवोल्यूशन और इसका व्यापक प्रभाव। अगर हम पृथ्वी के इतिहास के पन्ने पलटें तो करीब 425 मिलियन साल पहले जो पहले पौधे जमीन पर आए, वो बहुत ही साधारण तरीके से बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते थे। फिर लगभग 250 मिलियन साल पहले कॉनिफर जैसे बीज वाले पौधे आए। लेकिन फिर जीवाश्म रिकॉर्ड यानी फॉसिल रिकॉर्ड में एक बहुत ही अजीब चीज हुई। आज से लगभग 125 मिलियन साल पहले फूल वाले पौधे अचानक से दुनिया भर में फैल गए। मतलब ये जो इतने कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग वाले फूल हम आज देखते हैं, वो इवोल्यूशन की कहानी में काफी नए हैं। फूलों के इस तरह अचानक सामने आने ने वैज्ञानिकों को भी पूरी तरह से हैरान कर दिया था। यहां तक कि इवोल्यूशन की थ्योरी देने वाले चार्ल्स डार्विन ने भी इसे एक घिनौना रहस्य या एन अबॉमिनेबल मिस्ट्री कह दिया था। वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन फूल वाले पौधों ने इतनी तेजी से अपना विकास कैसे किया और पूरी धरती पर इतनी जल्दी कैसे कब्जा जमा लिया। तो चलते चलते एक सवाल जो हमें जरूर सोचना चाहिए। हमने देखा कि ये पौधे अपनी इस शानदार मशीनरी और प्रजनन के लिए मधुमक्खियों और कीड़ों जैसे परागणकर्ताओं पर कितनी गहराई से निर्भर हैं। अब सोचिए, अगर हमारे पर्यावरण में बदलाव की वजह से ये सारे कीड़े मकोड़े ही विलुप्त हो जाएं, तो हमारा यानी इंसानों का क्या होगा? फूलों की ये बारीक इंजीनियरिंग सीधे तौर पर हमारी खेती और